हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने तीन नाम ले रहे हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर। क्या क्या? थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर। 1904, 1911 और 1913। ये तीनों किससे रिलेटेड है? तो ये तीनों रिलेटेड है एटॉमिक मॉडल। क्या? एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है ये तीनों साइंटिस्ट। एटॉमिक मॉडल मतलब परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, परमाणु के मॉडल से रिलेटेड है ये हमारे तीनों साइंटिस्ट। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, जब एटम की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, है ना, तो भाई एटम होता कैसा होगा, इस बात की भारी चर्चा हुई कि कैसा दिखता होगा एटम। एटम में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते होंगे, इस बात का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट को बोला गया कि आप लोग एटम का मॉडल बनाइए। तो सबसे पहला मॉडल जो है वो कौन बना के लाया था? सबसे पहला मॉडल बना के लाए थे 1904 में जे थॉमसन, फिर 1911 में रदरफोर्ड और फिर 1913 में नील बोर ने मॉडल दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग तीनों मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे कि जे थॉमसन का मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है और नील बोर का मॉडल। इन तीनों लोगों ने एटम का मॉडल कैसे दिया। तो सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो मैंने आपको बताया, किसने दिया था? सबसे पहला जो मॉडल दिया था ये दिया था हमारे एक साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था थॉमसन। सबसे पहला मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने दिया था सन 1904 में। ठीक है, और जे थॉमसन ने जब ये मॉडल दिया था उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई? ठीक है, क्या न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उस तक। ठीक है, तो जब जे थॉमसन ने यह मॉडल बनाया उस टाइम तक जितनी जानकारी पता थी एटम के बारे में, जितनी हमें जानकारियां पता थी जे थॉमसन को, उन जानकारियों को लेकर के इन्होंने अपना मॉडल बताया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहली एक जानकारी दी। क्या पता था हमें? हमें सबसे पहले तो यह पता था एटम जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। दूसरा हमें यह पता था कि एटम जो होता है उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, बस ये दो जानकारियां हमें उस टाइम पे पता थी, मतलब हमें नहीं, जे थॉमसन को। ठीक है, उस टाइम पर केवल ये दो जानकारियां इन्हें पता थी और इन्हीं दो जानकारियों को लेकर के इन्होंने अपना मॉडल बोला। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एटम जो है वो एक ठोस गोला है। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला जो एटम होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है, जिसमें जिसकी जो त्रिज्या मतलब इसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, मतलब लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसका जो पूरा मास है और पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित होता है ना। परमाणु का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में। एटम उदासीन रहता है, इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि ये पूरे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करके एटम को न्यूट्रल कर सके। उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है, जिसका जो मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि हमें ये पता है कि एटम हमारा न्यूट्रली चार्ज होता है, इसलिए इसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि पूरा चार्ज जो है वो खत्म हो जाए और एटम एटम जो है वो न्यूट्रल दिखे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को उसमें व्यवस्थित करते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब इन्होंने बोला क्या, प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं? इन्होंने वो इसलिए कहा था कि जिस प्रकार से तरबूज है, तरबूज एक पूरा गोला है। तरबूज क्या है? एक पूरा गोला ठोस।
और उसमें जैसे तरबूज का जो क्या बोलते हैं खाने वाला एडिबल पार्ट होता है वो पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, बीज लगे होते हैं, है ना। उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं बीज फंसे होते हैं। इसी प्रकार से एटम भी एक सॉलिड होता है वाटरमेलन की तरह, सॉलिड स्फीयर होता है वाटरमेलन की तरह। उसमें और जिस प्रकार से वो वाटरमेलन का एडिबल पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जैसे उसमें बीज फंसे होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी इसमें बीच बीच में फंसे होते हैं, इन्होंने बोला था। ठीक है, और इस प्रकार से ये पता चला कि अब भाई जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से भाई साहब ने बहुत सही बात बता दी इनने। ठीक है, इन्होंने बहुत सही बात बता दी। इन्होंने इस प्रकार से बताया कि ये आपका पूरा स्फेरिकल क्लाउड है, और बीच पूरा ये इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है, और बीच बीच में ये नेगेटिव चार्ज रहता है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे कि हमारा एटम जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल उदासीन दिखाई देता है, मतलब न्यूट्रल दिखाई देता है, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, ये इस प्रकार से जैसे ये वाटरमेलन में ये आपका पॉजिटिव चार्ज है जो एडिबल पार्ट है, और ये जो बीच बीच में काले काले बीज फंसे हैं इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, इस मॉडल को प्लम फिटिंग मॉडल ये कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये मॉडल इन्होंने सिंपल सा दिया था, जे थॉमसन ने ये सिंपल सा मॉडल आपको दिया था। अब लेकिन क्या हुआ, इसमें इनका ये जो मॉडल था, ये मॉडल कुछ घटनाओं को क्या नहीं कर पाया, कुछ इवेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब इनने बाकी और सारी चीजें तो ठीक है बता दी जैसे जितनी जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन को ये क्या नहीं कर पाए। इनकी कमियां क्या थी, इनके मॉडल की कमियां ये थी कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। रदरफोर्ड में अभी हम आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल को सॉलिड की जो आपकी गोल्ड की एक प्लेट पर या गोल्ड की एक पतली झिल्ली पर बॉम्बरिंग की थी उसकी, तो अल्फा का क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, है ना। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ मुड़ गए थे, कुछ वापस आ गए थे। वो चीज ये क्या नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा का प्रकीर्णन बताया, है ना, मतलब रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसको थॉमसन क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पूछा गया भाई एक बात बताओ, रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया है ना, रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया, वो कैसे हुआ, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बात कह रहे हो तो कि पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, तो भाई एक बात बताओ, अल्फा रे पॉजिटिव होते हैं तो उसको तो हर एक पार्टिकल को वापस आ जाना चाहिए था। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है ना, आप बोल रहे हो कि पूरा सॉलिड ठोस है ना, और उसमें बीच में पूरे में क्या है, इक्वली पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई जहां पे अल्फा पार्टिकल जा रहा है वहीं से टकरा के वापस आ जाना चाहिए। लेकिन इनने क्या किया, इनने देखा तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को थॉमसन क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहली कमी। दूसरी कमी, इस मॉडल के द्वारा ये नहीं समझाया जा सकता कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज को किस प्रकार बांधे रखता, हाउ पॉजिटिव चार्ज बाइंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं। आपने तो बोल दिया पूरा पॉजिटिव 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 है और बीच बीच में नेगेटिव है, ऐसे कैसे हैं बीच बीच में नेगेटिव, भाई एक बात बताओ, है ना। आप इस चीज को एक्सप्लेन करो कि पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे बांध के रखता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरी कमी, इस मॉडल में परमाणु की नाभिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, है ना। एटम का जो न्यूक्लियस था उसके बारे में जानकारी हमें मिली नहीं इसमें, है ना, जबकि न्यूक्लियस होता है, ये आगे जाकर के डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में इसमें कुछ था ही नहीं, इस वजह से ये मॉडल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं, क्या हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसकी यहाँ पे व्याख्या नहीं, ये कुछ कमियां थी थॉमसन के, जिस वजह से थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अच्छा, थॉमसन का मॉडल फ्लॉप हुआ तो भाई एक थोड़ा बेस तो पता चल गया कि ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, और यही बेस काफी था किसके लिए, रदरफोर्ड के लिए।
रदरफोर्ड के लिए ये बेस काफी था। 1904 के बाद सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने। ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल समझ में आ गया। अब हम क्योंकि रदरफोर्ड का पढ़ने वाले हैं, जे थॉमसन ने क्या किया था, सिंपल सा प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। इन्होंने बोला कि एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है जिसमें मास और चार्ज पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि पूरा चार्ज खत्म होकर के एटम न्यूट्रल दे। लेकिन ये कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल नहीं बता पाए, ना तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब कर पाए, ना ये बता पाए कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैसे बाइंड रख सकता है। ये कुछ कमियां थी इस नाभिक के बारे में इनने कोई जानकारी, जिसकी वजह से इनका मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। सन 1904 में पहला मॉडल जे थॉमसन ने एटम का। अब जब जे थॉमसन का मॉडल फ्लॉप हुआ तो सन 1911 में 1911 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना एक एटम का मॉडल रिप्रेजेंट किया, और इनने अपना एक मॉडल जो प्रस्तुत किया उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोला जाता है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने क्या किया, अल्फा रे को स्कैटर्ड किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम रखा। उसके बाद इन्होंने एक पतली गोल्ड फॉइल ली, मतलब सोने की पतली, जिसका व्यास लगभग कितना था, जिसका व्यास लगभग 0.0004 mm था। इतनी पतली प्याज की झिल्ली जो होती है ना, प्याज के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है उससे भी पतली। ठीक है, और इन्होंने, हाँ सॉरी, मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स में इन्होंने एक वो लिया, रेडियो एक्टिव टाइप, तो यूरेनियम नहीं, कौन सा लिया था, पोलोनियम लिया। ठीक है, तो इन्होंने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम था पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम, और उस पोलोनियम से निकलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल को जाकर के इन्होंने बहुत पतले सोने के जो पन्नी थी उस पर इन्होंने क्या किया, बार बार उस पर बॉम्बरिंग की। बॉम्बरिंग करने पर इन्होंने देखा कि अल्फा रे के जो पार्टिकल्स थे, अल्फा रे जो थी वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा रे थी वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, ये इन्होंने देखा। जब इन्होंने ये देखा कि अल्फा रे को इस प्रकार अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। व्हाट इज स्कैटरिंग, मतलब अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो गए, जिस रास्ते में उन्हें जाना चाहिए उससे वो डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। तो ये डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड के इस नियम से, इस प्रकार से जो मॉडल इन्होंने बनाया उसे रदरफोर्ड का एटम मॉडल कहते हैं। अब इनका देखो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूं करके, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, देखो। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, ये बॉक्स लिया एक, ठीक है, और इस बॉक्स में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे इन्होंने ये यूरेनियम भर दिया, सॉरी यहाँ पे इन्होंने ये क्या भर दिया है, कि इन्होंने इसमें पोलोनियम लिया। क्या लिया, पोलोनियम। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, और पोलोनियम के बाद ये इन्होंने यहाँ पे देखो गोल्ड फाइल देखी। ये क्या है आपकी, ये है आपकी गोल्ड फाइल, है गोल्ड फाइल। ठीक है, और इस गोल्ड फाइल के अकॉर्डिंग फिर ये एक्सपेरिमेंट आगे चला। कैसे चला मैं अभी आपको दिखाता हूं ये कि कैसे चला। ये पोलोनियम है, ठीक है, ये आपका लेड का बॉक्स लिया था, बीच में पोलोनियम, यहाँ पे एक छेद था, ठीक है, ये एक स्लिट लगा दी, इस स्लिट में भी एक छेद था। ये इन्होंने गोल्ड फाइल ले ली, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इन्होंने
बीच में रोटेटिंग डिफ्लेक्टर लगा दिया, ये लेड बॉक्स वगैरह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम क्या था, पोलोनियम था। का नाम क्या था, पोलोनियम था। ठीक है, और ये जो पोलोनियम होता है ये यहाँ से क्या करेगा, रेज को डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ से जो रेज निकली, ये रे निकली, ये रे जाकर के इस स्लिट पे पड़ी। स्लिट में क्या था, एक छेद था, उससे कुछ पार्टिकल निकले, ये अल्फा रे जा रही है, अल्फा रे जाकर के किस पे पड़ी, गोल्ड फॉइल पे। और जब ये गोल्ड फॉइल पे पड़ी तो ये यहाँ पे देखो इनका प्रकीर्णन, ये कुछ अल्फा पार्टिकल देखो यहाँ पे आ गए। It was expected from the Thomson model that it should show a large number of reflection। क्या, बहुत सारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। आप देखो ये रे आ रही है, एक ये रे आ रही है, एक यहाँ जा रही है, कुछ सीधी जा रही है, कुछ यहाँ डिफ्लेक्ट हो रही, कुछ यहाँ डिफ्लेक्ट हो रही, कुछ यहाँ डिफ्लेक्ट, है ना। अलग अलग डिफ्लेक्टेड रेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, है ना। अलग अलग रेज यहाँ पे रिफ्लेक्टेड देखने को मिल रही हैं। ठीक है, कुछ रे जो है वो क्या हो गई देखो यहाँ पे। ठीक है, कुछ रे जो है वो देखो अब ये बता रहे हैं कि गोल्ड फॉइल के अंदर हुआ क्या। ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर ये जो रेज जा रही हैं, तो कुछ रे तो देखो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, और ये देखो अब जो महीन आ रहे हैं ये यहाँ पे बाउंस हो गया, ये पार्टिकल आया, ये यहाँ पे बाउंस हो गया। ठीक है, जो जितने पास आएगा उतने ज्यादा एंगल पे ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल सीधा आएगा देखो यहाँ से, और यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या आएगा, ऐसे सीधे आएगा और यहाँ से ये वापस हो जा रहा है। तो इन्होंने क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये वाला देखो अल्फा पार्टिकल ये गया, टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में वापस। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपके एक्सपेरिमेंट से समझ में आया। अब ये देखिए पूरा पार्टिकल इस टाइप, ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल देखो सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल यहीं पे वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द मास जो पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला क्या कि परमाणु का, एटम का मोस्ट ऑफ द मास कैसा होता है बेटा, खाली होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास कैसा होता है, खाली होता है। ठीक है, इसके बाद और इन्होंने क्या बताया कि बीच में एक सेंटर पार्ट होता है, क्योंकि यहां से एक अल्फा पार्टिकल टकरा रहा था, तो बीच में इनके एक सेंट्रल पार्टिकल होता है जिसको नाम दिया गया था क्या, जिसको नाम दिया गया था नाभिक। ठीक है, और नाभिक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसे होता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो वापस भेज रहा है उसको, तो बीच में भी प्लस ही होता होगा तभी तो वो वापस भेज रहा है। इन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस टाइप से क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, जिस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन आपको घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये जो इसमें घूमते हैं ये अपनी एक पर्टिकुलर कक्षा में घूमते हैं, अपने एक पर्टिकुलर क्लास में ये घूमते हैं। ठीक है, ये अपनी पर्टिकुलर क्लास में घूमते हैं। जैसे सन के चारों तरफ ये जो ये आपके क्या होते हैं, सन के चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स इसी प्रकार से घूमते हैं सन के चारों तरफ, अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूमते हैं, अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूमते हैं। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये किसने बोला था, ये रदरफोर्ड ने ये नियम बताए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे कि इस प्रकार से जो है, आप ये पूरी वीडियोस यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन घूमते 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 देखिए आप धीरे धीरे जाएगा। अभी यही चीज, इसी वजह से इनका मॉडल फ्लॉप हुआ था। ये जो चीज आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते घूमते गया और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो नाभिक में घुस जाएगा। हुआ लास्ट में क्या देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में घुस गया। अरे यार, ये तो भाई साहब खतरनाक बात हो गई। देखो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, जिससे पता चला कि एटम का ज्यादा से ज्यादा भाग खाली रहता है। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से एक एक्यूट एंगल पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, जिससे हमें पता चला कि कुछ पार्टिकल जो हैं आवेशित, धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्ट होगा। रदरफोर्ड ने इससे ये मान लिया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के भीतर एक छोटे भाग में केंद्रित होता है। मतलब टोटल जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम में हर जगह नहीं फैला रहता, बीच में कहीं ना कहीं फिक्स रहता है। ठीक है, फिर एक अल्फा पार्टिकल था जो वो अपने मार्ग से क्या बोलते गया और उसी डायरेक्शन में ये
वापस लौट आया। जिससे इन्होंने बोला क्या कि बहुत सूक्ष्म छोटे से स्थान पर बीच में पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा रहता है और उस सेंट्रल भाग को जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसे हम इन्होंने क्या नाम दिया था, उसे इन्होंने नाम दिया था नाभिक। तो क्वेश्चन आ सकता है नाभिक की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और इनके ये सारी चीजें यहां से पता चली, इनके मॉडल से। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। और एटम का पूरा जो मास होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, ये भी इन्होंने बताया था। लेकिन क्या कमियां थी, है ना, रदरफोर्ड ने कि क्या कमियां थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एटम मॉडल जो है वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। दो कमियां पाई गई। इन्होंने बोला कि एटम जो है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, और घूम घूम के ये इस प्रकार से आएगा, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाती है तो ये आकर के एक टाइम ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस आएगा। तो इन्होंने बोला अच्छा जब वो न्यूक्लियस में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। बोले हाँ, तो बोले वो एक बात बताओ फिर एटम स्टेबल कैसा है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। हाँ, ये एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। इन्होंने ये तो बताया कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उन्होंने बोला अच्छा चारों तरफ ये घूमता है तो ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भैया इसकी एनर्जी अभी ज्यादा है तो यहाँ रहेगा, फिर इसकी जब एनर्जी कम होगी तो थोड़ा पास आता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। आप कह रहे हो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। इस स्टेबिलिटी के बारे में समझाइए, रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, इसे रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो रदरफोर्ड, तो पहली कमी ये थी। दूसरा, ये लीनियर स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। तो लीनियर स्पेक्ट्रम होता है उसको भी ये क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अच्छा, रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हो गया तो फिर क्या हो भैया, फिर कैसा होता होगा एटम। रदरफोर्ड ने काफी बातें सही बताई थी, रदरफोर्ड ने काफी बातें कैसी बताई, सही बताई। इस बात का फायदा उठाया नील बोर ने। क्यों, क्योंकि नील बोर को के पास केवल दो ही चीजों की कमी थी। रदरफोर्ड के मॉडल में केवल दो कमी थी, एक उसे लीनियर स्पेक्ट्रम को शो करना था और एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करना था, बस। और कोई दूसरा टास्क ही नहीं था इसके पास। तो नील बोर ने सन 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, 1913 में नील बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बोर ने मॉडल प्रस्तुत कब किया था, 1913 में, 1913 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। कब, 1913 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग नील बोर ने क्या बताया, इस मॉडल के अकॉर्डिंग नील बोर ने बताया क्या, देखो थॉमसन की वहां गलती क्या थी, थॉमसन ने, तो सॉरी रदरफोर्ड की गलती क्या थी। रदरफोर्ड ने ये सोचा तो था कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन ये एक चीज को नहीं देख पाए, क्या कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूमते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ये नहीं देखा इन्होंने। अगर ये चीज भी रदरफोर्ड देख लेते तो रदरफोर्ड का मॉडल सिद्ध हो जाता, रदरफोर्ड का मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाता। यही चीज किसने देखी, नील बोर ने देखी। नील बोर ने 1913 में जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी मॉडल से सारी चीजों को चुराया एक हिसाब से, और बोला क्या, बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता है लेकिन एक फिक्स एनर्जी वाली क्लास में। बोलो भैया, बात खत्म। साइंटिस्टों ने रदरफोर्ड से क्वेश्चन यही तो किया था, क्या किया था कि तुम कह रहे हो कि न्यूक्लियस बीच में, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है।
क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके क्यों नहीं रख सकता। या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घूमते घूमते, या फिर ऐसा होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते 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 एनर्जी कम हुई, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में आकर के घुस जाएगा, ये न्यूक्लियस में आकर के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इस बात का जवाब रदरफोर्ड तो नहीं दे पाए, लेकिन इस बात का जवाब नील बोर ने दे दिया। क्या दिया नील बोर ने? कहा न्यूक्लियस तो होता है सर, और उसके तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये एक ऐसे ऑर्बिट में घूमता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, मतलब इस वाले ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा जो इतनी एनर्जी का होगा। अगर इससे कम का है तो वो इसके अंदर वाले ऑर्बिट में घूमेगा, या इससे ज्यादा है तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट में घूमेगा, है ना। इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसकी एनर्जी इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये केवल इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, फिक्स पाथ पे घूमता रहेगा। न्यूक्लियस उसको चाहते हुए भी क्या नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स होती है। अब साइंटिस्टों के पास क्या नहीं था, इस बात का और कोई क्वेश्चन वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाए, बोले हाँ सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे सन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, वो सन के चारों तरफ प्लैनेट फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, नहीं तो फिर प्लैनेट जो है वो जाकर के सन में घुस जाएंगे, है ना। तो इन्होंने बोला इसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन नहीं घुसते न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि वो फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स है। ठीक है, अब उनको अगर एक्स्ट्रा बोले तो हम एक्सटर्नल एनर्जी दे देंगे, बोले एक्सटर्नल एनर्जी दे दो आप। अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो क्या होगा, बोले तो ये होगा, ये आपने यहाँ पे इनका फिक्स ऑर्बिट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आपने इनको दी एक्सटर्नल एनर्जी, तो ये क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हुई तो ये न्यूक्लियस से दूर भागेगा। बोले कैसे? बोले पिताजी हैं अगर, तो पिताजी के पास बच्चा है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिली तो पिताजी के पास नहीं आएगा, पिताजी से वो दूर भागेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे इन्हें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली तो ये क्या होगा, अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, अपने से ऊपर वाली क्लास में जाएगा। बोले ठीक है, बोले यहां तक ये, लेकिन ये कब तक रहेगा, बोले तभी तक रहेगा जब तक इसकी एनर्जी हाई रहेगी। जैसे इसकी एनर्जी खत्म हुई तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे फिक्स ऑर्बिट में, जिस फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, बोले बहुत सही, तुमने सही बता दिया। और बाकी सारी चीजें तो इलेक्ट्रॉन की ने वही बताई थी, इसी की वजह से नाभिक में वो नहीं करते हैं, इसलिए एटम स्टेबल होता है। इसको ये सिद्ध कर दिया इन्हें, स्टेबिलिटी को, इन्होंने स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इन्होंने बोला परमाणु में 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। अब सर ये न्यूट्रॉन कहां से आ गया, आपने न्यूट्रॉन तो बताया नहीं, क्योंकि मैं आपको तीनों एटॉमिक मॉडल साथ में बता रहा हूं, इसलिए मैंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पे छोड़ दी है। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि न्यूक्लियस पता चल गया था, न्यूक्लियस पता चल गया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इन्होंने बोला एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। और परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट, बीच में न्यूक्लियस और उसके बाहर का पार्ट, ये 2 पार्ट इसमें होते हैं। और इसमें 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, है ना। न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में होते हैं 2 पार्टिकल, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इसमें न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियस में होते हैं। इसी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियंस बोला। ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियंस बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फिर अब यहां से थोड़ी बातें चालू हुई किसकी, कि न्यूक्लियस होता है, उसके पास एक कक्षा है, उसके बाहर एक और क्लास होती है, ऑर्बिट होता है, एक और ऑर्बिट होता है, एक और ऑर्बिट होता है। पहली जो क्लास होती है, पहली जो क्लास होती है इसको के बोलते हैं, दूसरी क्लास को हम एल बोलते हैं, तीसरी क्लास को एम बोलते हैं,
चौथी क्लास को हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 2n स्क्वायर होते हैं। मतलब n क्या है, जैसे k है तो k के लिए n इक्वल टू 1 है, l के लिए n इक्वल टू 2 है, m के लिए जो है वो n इक्वल टू 3 है, और n के लिए जो है वो n इक्वल टू 4 होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहली कक्षा, दूसरी क्लास, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार के एल एम एन ओ, है ना, इस प्रकार से होते हैं। जो सबसे पास होता है, सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे दूर वाला, मतलब एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है, हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बोर का मॉडल था, इन्होंने ये सारी चीजें इसमें बोर के मॉडल में बताई थी। ठीक है, अब बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? इन्होंने स्टेबिलिटी को तो क्या कर दिया था, स्टेबिलिटी को तो बता दिया था, लेकिन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रम की, मतलब लीनियर स्पेक्ट्रम को ये भी नहीं बता पाए। ठीक है, दूसरा जीमैन इफेक्ट को ये नहीं बता पाए थे, और इन्होंने बोला बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल पार्टिकल होता है, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो द्वैतीय प्रकृति होता है, मतलब ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह काम करता है। इन्होंने क्या बोला था, बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल पार्टिकल होता है, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है। डी ब्रोगली ने बोला था कि ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ये एक कुछ दो तीन कमियां थी इनके मॉडल में। ठीक है, बस, और इनके मॉडल में कोई कमी नहीं थी, इनके मॉडल में और कोई कमी नहीं थी। अब मैं आपको यहाँ पे बोर का मॉडल यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें मैं बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम लोग जो है अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।